वह इनका सामाजिक दर्शन था। फिर आ जाते हैं इनकी राजनीति पर। अब राजनीति के बारे में तो क्या कहें? राजनीति तो इनकी ऐसी घातक थी कि जिसका कोई किसी भी प्रकार से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए कि 1929 में ये लाहौर में जब एआईसीसी का सेशन हुआ, तो ये अपने पिता के स्थान पर प्रेसिडेंट बना दिए गए। क्यों बनाए गए? मोतीलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस का खर्चा उठाते थे, सही बात तो ये थी। और कांग्रेस का खर्चा उठाने के बदले जो गांधी जी थे उनको कंसेशन देते थे, उसमें से सबसे बड़ा कंसेशन उन्होंने दिया कि पिता के हटते ही उसके स्थान पर पुत्र बन गया। सबसे बड़ी वंशवादी यदि कोई पार्टी है, तो वो कांग्रेस ही है और आज से नहीं है। ये 1928 1929 में ही ये नेहरू का वंशवाद आरंभ हो गया था। मोतीलाल नेहरू के स्थान पर जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने उस समय जो है वो नेताजी सुभाष के प्रभाव में आकर, नेताजी सुभाष तो एक अपने ही एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। उस समय वो आईसीएस ऑफिसर थे, जिससे उन्होंने इस्तीफा दे के वे आए और कांग्रेस ज्वाइन की। उस समय आईसीएस कोई सोच सकता था कोई छोड़ेगा? हमारे नेहरू जी ने तो अंग्रेज़ों का पल्ला अंत तक नहीं छोड़ा। उन्होंने, नेताजी ने आईसीएस छोड़ दी थी। और उनके भी प्रभाव में आके और जो कुछ लोग थे, उनके प्रभाव में आके उन्होंने वहाँ रेज़ोल्यूशन ले लिया पूर्ण स्वराज का। और उसके बाद जो गांधी जी की डाँट पड़ी और गांधी जी की दांडी मार्च हो गई। दांडी मार्च के बाद फिर उन्होंने इरविन पैक्ट में एक बार भी पूर्ण स्वराज का फिर पुनः उल्लेख नहीं किया और सीधे-सीधे तैयार हो गए किस पे? डोमिनियन स्टेटस पे। और जिन्होंने पूर्ण स्वराज का रेज़ोल्यूशन लिया था, उन्होंने कभी कुछ नहीं, ये इनकी राजनीति है। उसके बाद फिर इनकी राजनीति दिखाई पड़ती है जब ये 1937 में किस तरह से इन्होंने पहले जिन्ना से पैक्ट किया, बाद में उसको तोड़ दिया। फिर उस तोड़ने के कारण जो है वो जिन्ना कट्टरपंथ की तरफ चला गया। बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना, राजनीति का लेश मात्र भी इनको नहीं आता है। बाद में 1939 में, चूँकि ये सोवियत यूनियन के पिट्ठू थे, तो जब 1939 में पहला विश्व युद्ध आरंभ होता है, तो फिर ये सोवियत यूनियन के कहने से यहाँ अंग्रेज़ों के साथ असहयोग आरंभ करवा देते हैं, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ को रिज़ाइन करवा देते हैं, जिसकी परिणति अंततः जाके मुस्लिम लीग के प्रादुर्भाव में या मुस्लिम लीग को मजबूती देने में हुई। और मुस्लिम लीग की मजबूती का परिणाम अंततः भारत के विभाजन में गया, जिसमें भी नेहरू गांधी की राजनीति का पूरा योगदान है। उसके बाद फिर 1942 में एक मूर्खता होती है, तथाकथित भारत छोड़ो आंदोलन, जो 3 दिन में ध्वस्त कर दिया गया। फिर नेताजी के विरुद्ध ये खड़े हो जाते हैं। नेताजी के विरुद्ध खड़े होके इस तरह की मूर्खता की बातें करते हैं कि यदि सुभाष चंद्र बोस जो है वो आज़ाद हिंद फौज लेके आएगा तो मैं जाके उससे लड़ूँगा, और बाद में सब उनको पकड़ के बंद कर दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से अंग्रेज़ों के पिट्ठू वापस बंद क्यों जाते हैं? क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है, तो ये भी जाके अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं। और फिर अंग्रेज़ों की कृपा से कांग्रेस की प्रेसिडेंसी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कांग्रेस में ये जीत नहीं सकते थे। गांधी ने इनको विशेष रूप से कांग्रेस की प्रेसिडेंसी दिलवा दी। जिससे ये बाद में प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले तो इन्होंने कश्मीर की बंगलिंग की, जिसमें अब तो ये स्पष्ट आ गया है कि साहब कि महाराजा हरि सिंह जो थे, वो लगातार चाहते थे। मैंने तो अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि किस तरह से उन्होंने पहले मेहर चंद महाजन को अपने प्रधानमंत्री के रूप में माँगा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, 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 शेख अब्दुल्ला पहले, शेख अब्दुल्ला पहले। अपने शेख अब्दुल्ला के प्रेम में इन्होंने कश्मीर का बलिदान कर दिया। लाखों लोग मरवाए जम्मू और कश्मीर में इन्होंने। फिर जो विभाजन हुआ, वो भी गांधी और नेहरू की अदूरदर्शिता के कारण, राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण और सत्ता के लालच के कारण हुआ। सत्ता के लालच में, सत्ता के मोह में इन्होंने भारतीय जनता का एक बार भी आह्वान नहीं किया कि आप उठ खड़े होइए और किसी भी तरह से विभाजन न होने दीजिए। अंग्रेज यहाँ से अपनी दुम दबा के भागने के चक्कर में थे। फिर माउंटबेटन को कंटिन्यू करवा दिया गवर्नर जनरल, और कश्मीर का मामला और उलझा दिया। चले गए यूनाइटेड नेशंस में, जिससे कश्मीर का मामला वहीं पर ऐसा
कॉम्प्लिकेट हो गया, कुछ पूछिए मत। चीन जो है वो जब तिब्बत में घुस रहा था तो अमेरिका ने पूरी तरह से सहायता ऑफ़र की, तो सोवियत यूनियन के तो नंबर 1 तो सोवियत यूनियन ही था, गुलाम थे ये मेंटली। पहले सोवियत यूनियन के, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन के। और जब सोवियत यूनियन और ब्रिटेन में कोई किसी प्रकार का उलझाव होता था, तो ये भी उलझ जाते थे। यहाँ पे सोवियत यूनियन को मना किया तो इन्होंने अमेरिका की सहायता से तिब्बत में सेनाएँ भेजने से इनकार कर दिया। उसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। और उसके बाद फिर आपने देखा ही कि किस तरह से इन्होंने सरदार पटेल की बातें नहीं मानी। सरदार पटेल की बात नहीं मान के इन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध मोर्चा खोल लिया। यहाँ तक कहा कि साहब कि हिंदू धर्म का विनाश जो है वह आवश्यक है यदि भारत को आगे बढ़ना है। अरे! यह बिल्कुल भूल गए कि जब हिंदू धर्म था तब भारत की जीडीपी, यानी जब हिंदू राजा थे और हिंदू धर्म का यहाँ पर परचम लहराता था, तब भारत की जीडीपी विश्व में सर्वाधिक थी। जब इस्लाम आया तो नंबर 2 पे हो गई और जब अंग्रेज आए तो बिल्कुल खत्म हो गई और जब नेहरू जी आए तो उससे भी नीचे चली गई। तो ये तो इनकी राजनीतिक क्षमता, फिर बाद में आपने देखा कि किस तरह से जो राजनीतिक और इनकी जो जिसको वो स्टेट्समैन कहते हैं, जो विश्व पटल के राजनीतिक जो जो होते हैं, उसमें कैसे चाउ इन लाइन इनको बेवकूफ़ बनाया, कैसे ये अपने आदर्शवाद के चक्कर में चल के पंचशील पंचशील करते रहे। उन्होंने पूरा अक्साई चिन्ह हथिया लिया, तिब्बत तो उन्होंने पहले ले ही लिया था और बाद में फिर इनके पीठ में छुरा घोंपते हुए इनको 1962 में मुँह की खिलाई। पाकिस्तान के साथ देखिए क्या करते रहे ये, कि पाकिस्तान तो लगातार इनका जो है विरोध करता रहा। पाकिस्तान के साथ लियाकत नेहरू पैक्ट कर लिया, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे थे कि ये जो है अपनी बातों पर सभी भी सच्चे नहीं रहे हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, इस्लामियों का इतिहास देख लीजिए, ये इस्लामी शासन बनाया इन्होंने, तो इस्लामी निज़ाम में कभी भी अपनी बात पर टिकना सिखाया नहीं गया है, कम से कम काफ़िरों के साथ में, तो काफ़िरों को केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब माइनॉरिटीज़ को लेके इन्होंने ऐसे लोगों से समझौता कर लिया 1950 में, जिन्होंने पश्चिम पंजाब से अपनी सारी अल्पसंख्यक जो इनकी जो अल्पसंख्यक पॉपुलेशन थी उसको वहाँ से भगा दिया था। और न केवल भगाया था, लाखों का कत्ल भी करवाया था। प्रतिकार के रूप में यहाँ भी कत्ल हुए। और वही काम जब इन्होंने पाकिस्तान में, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ आरंभ किया, तो बजाय इसके कि कोई ये दृढ़ कदम उठाते, इन्होंने जाके लियाकत नेहरू पैक्ट कर लिया। उसको लेके पाकिस्तान ने, जो यहाँ से जा रहे थे मुसलमान पाकिस्तान में, उनको भी रोक दिया कि अब आप वहीं रहो, वहाँ सेफ हो आप। ये तो इनकी टुच्ची हरकतें राजनीतिक। फिर आप देखिए, और मैं बताऊँ, जब ये संविधान बनता है, तो संविधान भी इन्होंने पूरी की पूरी तरह अंग्रेज़ों से कॉपी करवा दिया। आपको वैसे तो लोग जो है डॉक्टर अंबेडकर को इसका योगदान देते हैं, लेकिन जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, वो सर बीएन राव ने बनाया था, जो इनके बिट्ठू थे। और सर बीएन राव का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी में अमेंडमेंट्स के साथ में अंततः जाके अडॉप्ट हुआ। और पुरुषोत्तम लाल टंडन के साथ इन्होंने क्या किया? पुरुषोत्तम लाल टंडन वो ये नहीं चाहते थे, पटेल ने उनको इलेक्ट करवा दिया। पटेल की मृत्यु के बाद इन्होंने ज़बरदस्ती, ये सब कहते हैं ना, बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, इन्होंने पीएल टंडन को विवश कर दिया इस्तीफ़ा देने के लिए। और इतने बड़े डेमोक्रेट थे कि जो पहला अमेंडमेंट इन्होंने करवाया, उसमें जो फ्री स्पीच का प्रोविज़न था संविधान का, उसमें 10 बाधाएँ और डाल दी। जो आज भी लोग कहते हैं कि साहब कि नेहरू जी बहुत अच्छे थे, तो नेहरू जी को याद कीजिए कि वो फर्स्ट अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया था। फिर गोवा, जब चाहते थे पटेल कि गोवा को तुरंत लिबरेट कर लिया जाए, तो वो उन्होंने नहीं होने दिया। अंततः जाके 1962 में वो इन्होंने किया। वो भी तब जब, जो हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रेशर इतना हो गया कि वो करना उनकी व्यवस्था हो गई। तो आज मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे चीचा नेहरू का जो ये महान इतिहास है, वो उसको आप ये समझ लें
कि ये जो महान इतिहास है, वो एक ऐसे व्यक्ति का है, जो नितांत स्वार्थी था, अदूरदर्शी था, राजनीतिक रूप से अपरिपक्व था और नितांत लोभी था और इतना लोभी था कि उसने अपने आप को भारत रत्न दे दिया, वंशवाद को बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री को ही स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बनवा दिया और यदि असामयिक मृत्यु न हो जाती तो उसको ही अगला प्रधानमंत्री वे बनवाते। बाद में उनके पिट्ठुओं ने बनवा दिया। तो शिक्षा 420 के आप गुण गाइए और प्रयत्न कीजिए कि नेहरूवाद समाप्त हो। जब तक नेहरूवाद समाप्त नहीं होगा इस देश से, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता।